नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर तेलंगाना से है, जहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां तीसरे चरण में भी हुए कम मतदान को लेकर 8 मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां प्रियंका गांधी ने मोबाइल की रोशनी में सभा को संबोधित किया। और चौथी बड़ी खबर हैदराबाद से है, जहां नवनीत राणा के बयान से सियासत गर्मा गई है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के साथ ही सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तेलंगाना के रायगिरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है। यह चुनाव वोट फॉर जिहाद और वोट फॉर विकास के बीच है। यह चुनाव मोदी की भारतीय गारंटी और राहुल गांधी की चीनी गारंटी के बीच है। अमित शाह ने कहा कि बीआरएस तेलंगाना में विकास के वादे के साथ सत्ता में आई थी। जनता ने रेवंत रेड्डी को 5 साल दिए, लेकिन उन्होंने तेलंगाना को कांग्रेस के लिए एटीएम बदलने में के अलावा और कुछ नहीं किया। वहीं अमित शाह ने कहा कि हमें तेलंगाना में 10 सीटें से ज्यादा का आशीर्वाद दीजिए, हम भारत का नंबर 1 राज्य तेलंगाना को बना देंगे। भाई और बहनों, ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। एएल जी, यह चुनाव मोदी की भारतीय गारंटी और राहुल गांधी की चीनी गारंटी के बीच है, क्या कहेंगे? देखिए, गारंटी किसकी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून को जब मताधिकार का प्रयोग 4 जून के बाद जब रिजल्ट घोषित होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये गारंटी कौन सी गारंटी थी, ये चीनी गारंटी थी या फिर ये एक्चुअल गारंटी थी। लेकिन सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा इसमें देखिए कि जो एक राज्य है जहां पर ये तेलंगाना की बात हम करते हैं, तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ही बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और एक साक्षर के स्तर में भी अगर हम बात करें उस राज्य की, तो वहां पे साक्षरता का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो कुल मिला के वहां की जो जनता है वह जागरूक जनता है और वह सही और गलत को समझना चाहती है और सही और गलत के आधार पर वह फैसला लेती है। जी। विकास के वादे कौन सी सरकार कर रही है, कौन सा उसका पालन कर रही है, ये वहां की जनता भली भांति जानती है। आने वाले चुनाव में वहां की जनता निश्चित तौर पर चुनाव के जो वादे जो लोग राजनीतिक दल कर रहे हैं उनको सोचकर समझ करके अपने मताधिकार का वहां पर उपयोग करेगी। जी एल जी, रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के लिए तेलंगाना को एटीएम बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री के दावों में, केंद्रीय मंत्री के हमले में कितना? देखिए, ये जो चुनाव होते हैं इसमें जो राजनीतिक दल होते हैं और राजनीतिक नेता जो होते हैं वे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे रेवंत रेड्डी का मुद्दा हो, चाहे आप हैदराबाद की अगर हम बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तीखे हमले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाता है, तीखे हमले राजनीतिक लोग जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जी। जैसे आपने मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंदौर में भी जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कल जो बयान हुआ आया है उसमें यह आया है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं बचा पाई और इसलिए कांग्रेस का वहां कोई कैंडिडेट इंदौर में नहीं खड़ा हुआ और ये अपने कैंडिडेट को बचाव के लिए कांग्रेस अपना
बचाव करे। तो जो आप देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है, एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर जिस प्रकार से आपने बोला कि रेवंत रेड्डी को लेकर के जो तीखी टीका टिप्पणी जो अमित शाह ने की है, कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि डेवलपमेंट शायद तेलंगाना में उनको नहीं उस प्रकार से दिख रहा है जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना था। और उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि अगर आप हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें देते हैं तो हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि अभी तक जो वहां पर डेवलपमेंट हुए हों वो उस स्थिति के नहीं हुए हों, लेकिन जो मैंने आपको पूर्व में कहा और अब मैं फिर कहता हूं कि वहां की जो जनता है काफी साक्षर है और वहां पे जो विकास कार्य हैं वो काफी उन्नत किस्म के वो विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, साक्षर जनता है, साक्षर लोग हैं, वह अपने अच्छे बुरे के बारे में जानते हैं, वही अंततः वही चुनाव का फैसला करेंगे किसके पक्ष में जाता है। बहुत धन्यवाद एएल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पिछले लोकसभा चुनाव के बराबर वोटिंग हुई, लेकिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस इस चरण में भी कमजोर रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह की वोटिंग परसेंट को लेकर चेतावनी का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर प्रदेश सरकार में 11 मंत्री आते हैं। इसमें से 8 मंत्री शाह के परफॉर्मेंस पर खरे नहीं उतरे। उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ मतदान लोकसभा सीट पर हुए औसत मतदान से कम रहा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 25 अप्रैल को देर शाम बीजेपी दफ्तर में प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम होगा उनका पद चला जाएगा। बदले में उन विधायकों को मंत्री पद बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, जिनके क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है और जो शाह की चेतावनी के बाद डेंजर जोन में दिखाई देते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम वोटिंग हुआ है, वोटिंग परसेंटेज पिछले चरण जैसा ही रहा, क्या उनके गले पर तलवार लटक रही है? देखिए अभिनव, जो पहले और दूसरे चरण का मतदान था उसमें करीब 8 और 9% की जो गिरावट आई थी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 25 अप्रैल को चेतावनी दी थी और या यूं कहें कि बताया था कि अगर जिनके यहाँ वोटिंग मंत्री के यहाँ कम होगी उनका पद चला जाएगा, हो सकता है उनका पद चला जाए, और जिन विधायकों के यहाँ ज्यादा वोटिंग होगी उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। अब मंत्रियों की बात करें तो जब तीसरे चरण का चुनाव हुआ तो 2019 के मुकाबले करीब 66.74% करीब दोनों 2019 की तुलना की जाए तो बराबर था। लेकिन जिसमें 8 मंत्री थे उनके परफॉर्मेंस में गिरावट हुई। सबसे पहला नाम और सबसे ऊपर पहला नाम जो आता है वो हरसूद विधायक कुंवर विजय शाह, जहां पर 5.83% की कमी आई है। हरसूद बैतूल में आता है और वहां से दुर्गादास उइके चुनावी मैदान में थे, यहाँ पर सबसे ज्यादा कमी आई है। भोपाल की बात करें तो मंत्री कैलाश विश्वास सारंग और कृष्णा गौर का भी नाम कम प्रतिशत में आता है। और इसके साथ साथ ही बात करें तो नल सिंह कंसाना जो थे उनका भी नाम आया है, गौतम टेटवाल उनका भी नाम आया है, राकेश शुक्ला जो है उनका भी कम प्रतिशत में वोटिंग में आया है। तो करीब ऐसे 8 मंत्री हैं जिनके अगर माना जाए तो अमित शाह की बात माने तो 11 मंत्रियों में से 8 मंत्रियों के जो पद है वो हो सकता है उन पर कुछ न कुछ आंच आए। लेकिन इसमें से जो जहां पर अधिक वोटिंग हुई है विधायकों के यहाँ, करीब 28 विधायक इस जो चुनाव थे तीसरे चरण के चुनाव था उसमें शामिल थे। तो 28 विधायकों में से ऐसे कई विधायक हैं जिनके यहाँ बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और भरसक प्रयास किया गया है कि मतदान ज्यादा हो। देखिए जो तीसरे चरण का मतदान था वो करीब 2019 की तुलना में 66.74 के करीब था, जो कि बेहद ठीक माना जा रहा है। हालांकि चौथे चरण के मतदान के लिए लगातार बीजेपी और तमाम पार्टियां प्रयास करी, चुनाव आयोग ने प्रयास करी। अगर पिछली 2019 की तुलना की जाए तो 71% अगर मतदान लाना है तो करीब 74 से 75% मतदान चौथे चरण के चुनाव में होना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह की चेतावनी दी थी कि अगर तीसरे चरण के चुनाव में मतदान में अगर मंत्रियों के यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, मतदान नहीं बढ़ता है तो उनके जो पद है उन पर आस सकती है। लेकिन इन मंत्रियों पर भी कोई असर नहीं हुआ। हरसूद विधायक जो है कुंवर विजय शाह के यहाँ देखिए
5.5% से भी ज्यादा कम वोटिंग हुई, जो कि सोचने का विषय है। और बैतूल देखिए पिछली बार जिस तरह से 2019 में चुनाव हुए थे, तो बैतूल उस समय करीब 78% की करीब वोटिंग हुई थी। इस बार मात्र 74 या 72% के करीब वोटिंग हुई है। कि ये एक सवाल या निशान खड़ा हो गया है। कई मंत्री ऐसे जो उन्होंने, हालांकि मंत्रियों ने मेहनत खूब की, इंटरेस्ट भी लिया, लेकिन मतदान केंद्र तक क्यों जो मतदाता है वो नहीं पहुंचे, इस पर सवाल या निशान खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर हो सकता है आगे आने दिनों पे इन मंत्रियों पर कुछ न कुछ आ जाए या कुछ न कोई कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सत्यम, चुनाव आयोग से इतर मंत्रियों और भाजपा ने खुद ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफी अभियान चलाया, कैंपेनिंग की, लेकिन विधायकों की ओर से क्या कमी रह गई, क्या उनका करना बाकी रह गया कि मतदाताओं को वह अपने घरों से निकालने में नाकामयाब रहे? देखिए, चुनाव आयोग और तमाम पार्टियों की बात करें, खासकर बीजेपी की बात करें, तो मतदान की ओर चलो अभियान भी चला था कि मतदान चूंकि बढ़ाया जा सके। जो रीजन दिए जा रहे थे, जो कारण बताए जा रहे थे, वो शादी ब्याह के साथ साथ किसानों के भी रीजन बताया जा रहा था। किसान अपनी फसल में व्यस्त थे। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि हो सकता है गर्मी का रीजन हो। लेकिन देखिए 2019 की तुलना करें, 2000 में चुनाव हुआ था, गर्मी के बीच चुनाव, तब मतदाता मतदान किए गए थे। वो वजह थोड़ी हो सके, लेकिन पूरी वजह माना जा सकता है जो आज के बाद भी, अगर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कहा था कि अब जो उनके कार्यकर्ता, उनको भी साफ तौर पर कहा गया था कि पन्ना लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना है। सिर्फ एक वजह, जो ठोस वजह समझ में आती है कि जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, चाहे कांग्रेस के हो और चाहे बीजेपी के हो, मतदाता कहीं से कहीं तक उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे हैं, पर्टिकुलर कैंडिडेट, चाहे राजगढ़ की बात करें, चाहे यानी क्षेत्रों के, लोकसभा क्षेत्रों के तीसरे चरण में जो मतदान हुए हैं या पहले या दूसरे चरण में भी मतदान हुए थे, उनमें बात किया जाए तो कैंडिडेट की वजह से हो सकता है कि मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हम इनको भी वोट दें या कांग्रेस को वोट दें, जिस वजह से दोनों साइड से वो वोट नहीं देना चाहते हैं। अब देखिए इंदौर में भी एक आवाज उठने लगी है, चूंकि जो अक्षय कांति बम है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस का वहां कोई प्रत्याशी नहीं है, इंडी गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं। हालांकि इस पर अभी वो भी चल रहा है कि अक्षय कांति बम की जगह किसको सपोर्ट करेंगे या नोटा को सपोर्ट करेंगे। इस पर भी काउंटर हो रहा है बीजेपी का लगातार कि नोटा को सपोर्ट करने से अच्छा किसी पार्टी के नेता को सपोर्ट किया जाए, जिससे लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाया जा सके। लेकिन अब देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार चुनाव आयोग की चाहे बात करें, बम्पर इनाम भी रखे थे, कई इनाम रखे गए। उसके बाद भी जिस तरह से वोटिंग हुई है, बाद में हालांकि वोट सुधरे, लेकिन 2019 की तुलना में देखिए तो 1-2% या पॉइंट के खेल में ही बजट में अंतर आया, बाकी अंतर नहीं आया। तो अगले चुनाव में, चौथे चरण के चुनाव में चुनाव आयोग का भी प्रयास चाहता है कि 2019 की तुलना में एमपी का टोटल एवरेज प्रतिशत मतदान बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, मतदाता दोनों ही दलों के निकल नहीं रहे। हो सकता है ये कैंडिडेट के चेहरे की वजह से हो, हालांकि कॉम्प्लेसेंसी बीजेपी के पक्ष में भी हो सकती है और कांग्रेस के पक्ष में भी हो सकती है। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा निर्वाचन के इस चुनावी रण के नेताओं की बयानबाजी के बीच अजब गजब नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं, जहां रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बुधवार रात मोबाइल की रोशनी में रैली की। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कार की छत पर चढ़कर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 100 साल का इतिहास कहता है कि रायबरेली हमेशा लोकतंत्र के साथ खड़ा रहा है। आज़ादी से पहले यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद भी हमेशा राजनीति को दिशा दिखाई है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, रायबरेली ने हमेशा राजनीति को दिशा दिखाई है, क्या कहेंगे? प्रशांत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो प्रशांत से हमारा संपर्क टूट गया है। खबर रायबरेली से है, जहां लोकसभा निर्वाचन के इस चुनावी रण के बीच बयानबाजी के बीच अजब गजब नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। यहां रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बुधवार रात मोबाइल की रोशनी में रैली की। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कार की छत पर चढ़कर लोगों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि 100 साल का इतिहास कहता है कि रायबरेली हमेशा लोकतंत्र के साथ खड़ा रहा है। आजादी से पहले यहां के किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने इसके आगे कहा कि हमेशा रायबरेली राजनीति को दिशा दिखाती आई है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, रायबरेली प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली हमेशा राजनीति को दिशा दिखाती आई है, क्या कहेंगे? प्रशांत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रायबरेली से खबर है, जहां लोकसभा निर्वाचन के इस चुनावी रण के नेताओं की बयानबाजी के बीच अजब गजब नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका गांधी ने बुधवार रात मोबाइल की रोशनी में रैली निकाली। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कार की छत पर चढ़कर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 100 साल का इतिहास कहता है कि रायबरेली हमेशा लोकतंत्र के साथ खड़ा रहा है। जहां आजादी से पहले यहां के किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद भी हमेशा राजनीति को दिशा दिखाई है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली हमेशा से राजनीति को दिशा दिखाती आई है, क्या कहेंगे? रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार में जीती हुई, जबकि वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। ऐसे में उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारी है। खासकर रायबरेली सीट की बात की जाए, क्योंकि वहां से इनकी माता जो सोनिया गांधी हैं, वो वर्तमान की सांसद, हालांकि राज्यसभा से वो सांसद चुनी गई हैं। अब इस बार उनके भाई राहुल गांधी सीट है, तो अमेठी सीट भी क्योंकि उनकी पारिवारिक सीट मानी जाती है, तो ऐसे में दोनों सीटों पर लगातार वो जो है चुनाव। कल शाम उन्होंने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया और साथ मोबाइल की रोशनी में जनसभा को संबोधित करने का जो एक तरीके से वीडियो वायरल हुआ, उसमें देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी मंच पर न जाकर उन्होंने गाड़ी की छत पर चढ़कर वहां से जनता को संबोधन किया है। तो ये वहां के कांग्रेसियों के लिए तो जुनून भरी बात है कि प्रियंका गांधी जिस शिद्दत से लगातार जो है रायबरेली के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्योंकि ये सीट उनकी पारिवारिक सीट मानी जाती है। और क्योंकि नेहरू गांधी को परिवार है, रायबरेली और अमेठी से हमेशा चुनाव लड़ते आया है, कई बार यहाँ से उन्हें जीत हासिल हुए। तो ऐसे में प्रियंका गांधी रायबरेली की जनता के स्वाभिमान को बताते हुए कह रहे थे कि 100 साल से लगातार जो है वो रायबरेली की जनता लोकतंत्र के साथ है और लोकतंत्र को बचाने के लेकर रायबरेली की जनता ने हमेशा काम किया है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहाँ पे जो कांग्रेसी किसान रहे हैं, उन्होंने हमेशा बिल्कुल फूका है। और साफ तौर पर अगर देखा जाए, अगले जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरीके से जब यहाँ अंग्रेजों ने अपना सबसे ज्यादा यहाँ आक्रमण किया और उसके साथ ही दमनकारी नीति अपनाई, यहाँ के जो संसाधन थे वो छीनने का काम किया, अत्याचार किया, उसके बाद किसानों ने यहाँ विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को भगाने का काम किया, अंग्रेजी हुकूमत खत्म करने का काम यहाँ रायबरेली के किसानों ने किया था। तो ऐसे में जो सरकार है उसके खिलाफ भी रायबरेली की जनता जवाब देगी और ईवीएम की बटन दबाकर एक बार फिर कांग्रेस को बहुमत यहाँ हासिल होगा। और इस मौके पर प्रियंका गांधी, किसान, नौजवान, बेरोजगार, इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने मुखर सरकार का विरोध किया है कि जिस तरीके से रायबरेली के किसान 1-1 लाख रुपए अपने मुआवजे को लेकर यहाँ आत्महत्या करने को विवश है, तो वही दूसरी ओर रायबरेली में जो कांग्रेस सरकार में यहाँ कारखाने डाले गए थे, उनका संचालन सही से नहीं हो रहा है। बेरोजगारी दर रायबरेली क्षेत्र की बढ़ी है और साथ ही साथ महिला अपराध और अत्याचार को लेकर भी प्रियंका गांधी ने यहाँ की जो बीजेपी सरकार है, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, दोनों पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। प्रियंका गांधी मुखर विरोध के साथ रायबरेली में संबोधित कर रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोबाइल की रोशनी में जब वो यहाँ संबोधन करने पहुंची और जिनके कार्यकर्ता थे उन्होंने जो रोशनी दिखाई, उसके बाद वो मंच पर न जाकर गाड़ी की छत पर चढ़ी। इस दौरान कांग्रेसियों का देश देखने लायक था। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके जयकारे लगाए जा रहे थे। साथ ही प्रियंका गांधी ने सबसे पहला भाषण लोकतंत्र के संबोधन से शुरू किया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा रायबरेली की जनता काम आई है। किसानों ने यहाँ अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। और अगर हुकूमत की बात की जाए, जिस तरीके से केंद्र की और राज्य की हुकूमत है वो यहाँ दमनकारी नीति अपनाए हुए है और इसके साथ ही क्योंकि कांग्रेस की यहाँ सोनिया गांधी यहाँ सांसद रही है, तो ऐसे में क्षेत्र का विकास
नहीं किया गया, क्योंकि विपक्षी दल के सांसद होने के नाते यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं, सड़कें अच्छी नहीं है, किसान आत्महत्या करने को विवश है। जो सड़क यहाँ बनाई गई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसमें जो जमीनें गई हैं उसका मुआवजा भी सही तरीके से किसानों को नहीं मिला है। तो तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने संबोधन किया। बिल्कुल प्रशांत, प्रियंका गांधी ने मोबाइल की रोशनी में रैली निकालकर गाड़ी मंच पर न जाकर गाड़ी से सभा को संबोधित कर सिंपैथी वेव क्रिएट करने का प्रयास तो किया है। हालांकि राहुल गांधी को इस सिंपैथी वेव का कितना फायदा मिलता है ये तो देखने वाली बात ही होगी। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत कौर राणा हैदराबाद में भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के लिए प्रचार करने पहुंची, जहां उन्होंने चुनावी सभा के दौरान हैदराबाद से सांसद और प्रत्याशी के विधायक भाई अकबरुद्दीन के बयान को लेकर हमला बोला। नवनीत राणा ने कहा कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा दोनों भाई कहां गए। बता दें कि नवनीत राणा का यह बयान 2013 में दिए अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान का जवाब माना जा रहा है। वहीं राणा के बयान के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जवाब भी आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनीत राणा को 15 सेकंड नहीं 1 घंटा दे दीजिए, हमें बताइए कहां आना है, हम आ जाएंगे। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मंच पे आ गए। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए के विश्वदेव राव वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। के विश्वदेव राव जी, 15 सेकंड और 1 घंटे की जंग, अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी दोनों भाई पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। यह बयान किस तरह से चुनावी दौर में किस तरह से ठीक है? अब ना भाई, ये बयान ना नवनीत राणा का ना अकबरुद्दीन ओवैसी का ठीक है। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की बयानबाजी नहीं एक्सेप्ट करी जा सकती, नहीं स्वीकार्य है। ऐसे बयान देने से वहां आप राजनीतिक द्वेष, आपस में दुर्भावना पैदा करते हैं, जो ठीक बात नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2013 में एक बयान दिया था, उसको उस समय भी विरोध किया गया था, पूरे देश ने विरोध किया था। भले ही वो कांग्रेस की सरकार थी या वो कांग्रेस आरोप लगते हैं पक्षपात के, लेकिन उन्होंने भी विरोध किया था उस समय। और ये नवनीत राणा का जो बयान है कि 15 सेकंड दे दीजिए, अरे भाई आप इस तरह के बयान राजनीति में देने से आपको बचना चाहिए। एक मर्यादा होती है बयानबाजी की। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, लोकसभा की सदस्य रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिनके विरुद्ध आप बयानबाजी की दे रही हैं, वो भी 4 बार से सांसद हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स का नतीजा है जो ये सुनाई दे रहा है। और इसमें एक बात और अपने भाई जोड़ना चाहूंगा, ओवैसी साहब हमेशा से एक तरफा बात करते आते हैं, तो वहाँ पर जो माहौल है वो 4 लेकिन वहाँ पर जितना वोट उनको मिलता है तो हमेशा बीजेपी सेकंड नंबर पे आती है। 2.5 लाख की मार्जिन से वो पिछली बार भी जीते थे। लेकिन इस बार जो माधवी लता जो कैंडिडेट है वहाँ पर, वो भी उन्हीं की स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रही है, जैसा वो मुसलमान लोगों को, वोटर को रुझाने के लिए करते हैं, वैसे ही माधवी लता जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो हिंदुओं को लुभाने के लिए कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये देश की जनमानस और भविष्य की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि
नवनीत राणा का बयान ठीक है, लेकिन हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी हो या जैसा कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा का जवाब देते हुए भी कहा कि आप 15 सेकंड दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, इस तरह के बयान पर लेकर चुनाव आयोग कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता? नहीं अभिनव भाई, मैं आपको सूचना दे दूं, चुनाव आयोग ने दोनों तरफ की बातों का संज्ञान लिया है और वो कार्रवाई करेगा। ये समय की बात है कि अगले आने वाले 24 घंटे में नोटिस जारी करके वो इसकी रपट मंगाएगा। एक प्रक्रिया होती है नोटिस भेजने की, तो मुझे लगता है इस पे कार्रवाई होगी। और ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है, ओवैसी साहब देखिए, समस्या क्या होती है, जब बीजेपी के लोग कुछ बोलते हैं तो ओवैसी साहब को वहां अपनी सीट पे मौका मिल जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में घसीटने का। वो बयान नवनीत राणा ने दिया है और अमरावती से आके उन्होंने हैदराबाद में बयान दिया है और इसमें जोड़ लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भाई आप इंडिविजुअल एज अ पर्सन, आप पर्सन टू पर्सन बात करते ना, आप वो उन्होंने उसमें मुख्तार को अंसारी जो एक अपराधी हैं जिनकी डेथ हुई है, जो लीगली क्या कहा गया है कि डेथ नॉर्मल हार्ट अटैक हुई है, उसके उनको भी जोड़ लिया। तो वो ये राजनीतिकरण और इस तरह के मसले, वो ऐसी साहब माहिर हैं इन सब चीजों में, तो उन्होंने इसी तरह से बयान दिया है ये, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग दोनों तरफ कार्रवाई जरूर करेगा। जी बिल्कुल के विश्वदेव राव जी, जैसे कि आपने बताया कि ओवैसी ने बयान देते देते खुद का कंपैरिजन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधियों से कर लिया। एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद के तौर पर खुद का कंपैरिजन इस तरह के माफिया से किया जाना कितना ठीक है? वो अभिनव भाई, बात तो वही है ना, ये आप एक मुसलमानों की राजनीति करने वाले जो नेता हैं, वो अपने आप को अल्पसंख्यकों की राजनीति जो ज्यादातर करते हैं, वो अपने आप को यही दिखाते हैं कि मैं दबा कुचला हूँ, मैं भारत में ऐसे हालात में रह रहा हूँ कि मुझे आप वोट करिए, सपोर्ट करिए। बिहार में इन्होंने जो भाषण दिए हैं, अगर उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली जाए तो ये वो तो बेहद ही बदसलूकी वाले बयान हैं कि तुम लोगों को कौन उठा ले जाएगा, तुम लोग घर से बच्चे उठा लिए जाएंगे अगर भाजपा दोबारा आ गई। तो ये सब बयान कंट्रोवर्शियल बयान है और ये माहिर हैं इस तरह के बयान है। जी बिल्कुल, इस तरह के बयान राजनीतिक द्वेष और जनता के बीच दंगे तक कर सकते हैं। इसको लेकर हालांकि चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद के विश्वदेव राव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।